देखिए एक लाइन है, इफ़ देयर इज़ सफिशिएंट मोटिवेशन डिसिप्लिन टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। पता है कि विजिबिलिटी मीन्स कि आपका आंसर देखने में ही लग जाए कि आपने क्या क्या लिखा है। जब आप इंट्रो लिखें तो कोई अच्छा डेटा हो या कोई अच्छी जार्गन हो तो आप उसको अंडरलाइन कर दें। 1857 की क्रांति में इंडियन रिवॉल्यूशनरीज़ का रोल पूछ सकता है तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा 250 वर्ड्स में कि रोल क्या था। लेकिन जब प्रीलिम्स में वही क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि किस डेट को स्टार्ट हुई थी, कितने लोगों को फांसी दी गई, कहाँ कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी या वर्ल्ड इंडिया में कहाँ हुई थी। तो मेरी बहन ने जो पढ़ी थी वो थी अमित सर की नोट्स। अमित सर की नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं सौम्या पांडे मैम के साथ, जिनका यूपीपीसीएस 2021 में एआरटीओ के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले भी हमने मैम का इंटरव्यू जो लोक सेवा आयोग करा रहा था, उसमें हमने मैम की जर्नी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर किया था। तो उसे भी हम इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ऐड कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे। और इसे बता देंगे फ्रेंड्स कि इससे पहले मैम ऑलरेडी कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पर 2018 बैच में सिलेक्टेड थे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे कि मैम का एक यूट्यूब चैनल भी है, यूपीपीसीएस डीमिस्टिफाइड के नाम से है, जहां यूपीपीसीएस के थ्रू गाइडेंस और बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी मिस्टेक हैं, जो हमारे तैयारी में प्रिपरेशन में हेल्प मिल सकती है, जो आपको बहुत सारी चीज़ें मैम वहाँ गाइडेंस के थ्रू पर बताती है, जिससे आपको अपने प्रिपरेशन में बूस्टअप और आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत सारे फ़ायदे और बेनिफिट मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बिना देर किए मैम, सबसे पहले आपको और हमारे व्यूअर्स के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप थैंक यू एवरीवन। जी, तो मैम आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? फिर से एक बार अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी, मेरा नाम सौम्या पांडे है और मैं संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपनी 12th क्लास तक की पढ़ाई वहीं संत कबीर नगर से ही की थी। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आई। 2015 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और तब से 16 से मैं प्रिपरेशन कर रही थी। 18 में मेरा कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ था, जहाँ मैं अभी कार्य कर रही हूँ। और 2021 में मैं एआरटीओ के पोस्ट पे सिलेक्ट हुई हूँ। जी। तो मैम, जैसे अगर बात करें तो आप 2018 बैच में ही सिलेक्ट हैं। इसके बीच में भी एग्ज़ाम दे रही थी कि नहीं, कि या फिर? जी, मैंने कंटिन्यूसली 6 इंटरव्यूज़ दिए हैं और 7 मेंस दिए हैं। मैंने 2022 का भी मेंस दिया है और जिसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। जी। ओवरऑल बात करें, जैसे आपने प्रिपरेशन के दौरान कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे, तो इसके बारे में बताइए, या फिर सेल्फ स्टडी है इससे पहले? जी, मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी IAS। जब मैं 2016 का दे रही थी तो मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। मैंने सारी तैयारी अपने घर से की थी और जब मेरा एग्ज़ाम था उसके जस्ट 10 दिन पहले मैं इलाहाबाद आई थी। और लेकिन जब 16 का मेंस ख़त्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यूपीएससी की भी तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने IAS ज्वाइन किया था। कुछ 5-6 महीने मैंने वहाँ क्लासेस ली थी। उसके बाद फिर मेरा यूपीपीसीएस का अगला मेंस आ गया था 2017 का, तो मैंने वहाँ क्लासेस छोड़ दी थी। उसके बाद से मैंने कभी क्लासेस नहीं की। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ के टीचर्स विनीत सर, वेद सर, उन्होंने और विजय वेद सर, उन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे, काफ़ी हेल्प की उन्होंने। मैं टीचर्स के टच में थी, हालांकि मैं कोचिंग 5-6 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया था। जी मैम, आपका मीडियम क्या है और ऑप्शनल क्या है, उसके बारे में क्या? जी, शुरुआत में मेरा मीडियम हिंदी था 2016 में, लेकिन 17 में से मैंने कन्वर्ट कर दिया था इंग्लिश में, बिकॉज़ मुझे यूपीएससी देना था। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया था। मेरा ऑप्शनल कई सारा रहा है। शुरुआत में मैंने सोशल वर्क और डिफेंस की पढ़ाई की थी। उसके बाद सोशियोलॉजी, मुझे लगा कि यूपीएससी में सोशल वर्क डिफेंस तो था नहीं, तो मुझे सोशियोलॉजी पढ़ना था, लेकिन सोशियोलॉजी में मार्क्स मुझे बहुत अच्छे नहीं मिले, तो मैंने उसको चेंज करके फिर एंथ्रो ले लिया। तो 2021 में जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो एंथ्रोपोलॉजी से हुआ है। जी मैम, थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, इस समय आप करंटली आपके ऑफिस में भी हैं, तो थोड़ा सा इस जॉब के बारे में बताइए कि इसके ड्यूटी क्या है, क्या क्या आपको इसके अंडर करना पड़ता है, क्या क्या सारी चीज़ें जो इसमें वर्क हैं? जी, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पे अभी मैं हूँ और यहाँ पे बेसिकली हमारा काम होता है सरकार को टैक्स कलेक्शन में हेल्प करना। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन लें, जीएसटी के अंतर्गत आएँ और जीएसटी का बेनिफिट लें, ये हमारा काम होता है। उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आसानी से अपना काम कर सकें। तो इसी संबंध में हम जितने भी ऑफिसर्स यहाँ रहते हैं काम करते हैं और बस यही काम होता है हमारा। और जो अभी 21 वाले में सिलेक्शन हुआ है एआरटीओ के पोस्ट पर, उसके बारे में बताइए, उसके अंदर आपको क्या क्या सारी चीज़ें की ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपके जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे?
जी मेरा ARTO पे हुआ है, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो ARTO में मुझे देखना रहता है कि रजिस्ट्रेशंस, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जो होते हैं और जो गाड़ियाँ रात में चलती हैं वो उनके रजिस्ट्रेशंस हैं कि नहीं, उनके पूरे जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट हैं कि नहीं, ओवरलोडिंग है कि नहीं, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो जो ये गलत काम जो लोग करते हैं उनको पकड़ना रहता है। बेसिकली हम लोग का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही काम रहता है वहाँ पे। जी, हम थोड़ा सा बात करें अगर इस क्षेत्र के बारे में, जैसे 18 में आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ, फिर 19 में नहीं हुआ, 20 में, और क्या सबसे बड़ी कमी क्या रही, मिस्टेक वहाँ पर? नहीं, सिलेक्शन की दिक्कत नहीं थी, मेरे सिलेक्शंस तो हुए, कई सारे सिलेक्शंस हुए। तो मैम थोड़ा सा बताइए कि जैसे मेंस के लिए कुछ अलग चीज़ें, जैसे आपने बताया केवल प्रीलिम्स जब आता है तो 1 महीने प्रीलिम्स ही पढ़िए और इस पर मेंस पर फोकस न कीजिए, तो कैसे क्लासीफाइड करें कि मतलब कि ये स्पेशली प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक और ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का लगभग सेम ही होता है? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सिलेबस पढ़ें। जी। सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रीलिम्स में नहीं होती, जैसे वर्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। और कल्चर से जो क्वेश्चंस आते हैं, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत फैक्चुअल टाइप के आते हैं। तो हमें जो कल्चर या मेडिवल हिस्ट्री मेंस में पढ़ना होता है वो उस टाइप का प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना होता है। बेसिकली हम ये बाइफरकेट कर पाएंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और घटना चक्र पढ़ेंगे, तो ही हमको पता चल पाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। दोनों के हमें अलग अलग सिलेबस और दोनों के हमें अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं। और इसके बाद ज़्यादातर डिफरेंस हम इस तरह करते हैं कि जब हम मेंस के लिए पढ़ते हैं तो हम आंसर राइटिंग और सब्जेक्टिव कि हम 200 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में किसी क्वेश्चन को तैयार करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं या जो संभावना है कि क्वेश्चंस आ जाएंगे। कई सारे बुक्स और नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वहाँ से हम वो जान सकते हैं। और प्रीलिम्स में क्या होता है कि हम फैक्ट्स पढ़ते हैं, क्रांति कब हुई थी। जैसे अभी सेम टॉपिक है 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति में इंडियन रिवॉल्यूशनरीज का रोल पूछ सकता है, तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा 250 वर्ड्स में कि रोल क्या था। लेकिन जब प्रीलिम्स में वही क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि किस डेट को स्टार्ट हुई थी, कितने लोगों को फांसी दी गई, कहाँ कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी या वर्ल्ड इंडिया में कहाँ हुई थी। तो इस तरीके से पूछता है। तो इस तरीके से हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सिलेबस पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि किस तरह पढ़ाई करनी है अलग अलग। थोड़ा सा बात करेंगे, क्या प्रीलिम्स के लिए अलग शॉर्ट नोट्स भी बनाना जरूरी है, आवश्यक है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, शॉर्ट नोट्स मुझे नहीं लगता प्रीलिम्स के बारे में बनाना ज़रूरी है। प्रीलिम्स में बस एक काम कीजिए, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए तो जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि ये टफ़ है, पहली बार में आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं या एक दूसरी बार भी आपने सॉल्व किया उसके बावजूद भी आपको बार बार भूल रहा है, वो उसको ज़रूर आप कहीं लिख लें पेज पे, उसका 8-10 पेज का एक नोट्स बना लें और जब एग्ज़ाम देने तो एग्ज़ाम से पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर लें। बस ये नोट्स बनाने की प्रीलिम्स में मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। आप एक करंट अफेयर की मैगज़ीन, एक करंट अफेयर का कोई चैनल फॉलो करें और एक कोई मैगज़ीन पढ़ें और घटना चक्र आपका है ही, बस इतने से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार लगाते हैं, बस इतने से प्रीलिम्स का काम हो जाता है अगर आपने बेसिक बुक पढ़ ली है और समझ ली है तो। जैसे मैम करंट अफेयर्स अभी आपने बताया कि एक मैगजीन फॉलो करें, कोई भी एग्ज़ाम हो, खासतौर पर यदि बात करें तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है करंट अफेयर्स का, तो उसके बारे में बताइए कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ती थी, कोई मैगजीन पढ़ती थी उसके बारे में बताइए, या फिर कोई यूट्यूब पर चैनल आप जिसे देखती थी, जिसे आप कंटेंट ऐड करती थी, तो उसके बारे में बताइए। जी मैं प्रीलिम्स में, जब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की मैं स्पेशली बात करती हूँ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में मैंने एक मैगज़ीन पढ़ी थी समसामयिक क्रॉनिकल। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल है ओनली आईएएस जिसको मैं फॉलो करती थी, प्लस मैं द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करती थी। हालांकि उस न्यूज़पेपर से फैक्चुअल न्यूज़ बहुत कम मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रीसीएस के लिए नहीं होता है। और इसके अलावा मैं सनसेट टीवी डेली सुना करती थी। सनसेट टीवी पहले वो राज्यसभा टीवी था, अभी सनसेट टीवी हो गया है, तो उसको रात में 9 बजे एक न्यूज़ आता है एट 9 PM, वो न्यूज़ देखा करती थी। लेकिन मैं नोट्स कभी नहीं बनाती थी, मैं एग्ज़ाम के पहले बस वो जो 5-6 मेरे करंट अफेयर की मैगज़ीन थी वो मैगज़ीन्स रिवाइज़ कर लेते थे। नाम थोड़ा बताइए। हाँ, समसामयिक क्रॉनिकल जी, उनको मैं रिवाइज़ कर लेती थी। और जो एग्ज़ाम के लास्ट में 20-25 दिन पहले एक घटना चक्र की ई दृष्टि आती है, वहाँ से लगभग 70%, 65-70% क्वेश्चन करंट अफेयर के सिर्फ उसी मैगज़ीन से आते हैं, कभी कभी 85-90 तक आ जाते हैं। तो उस मैगज़ीन को बहुत अच्छे से थॉरली तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है जी। थोड़ा सा मेंस की अगर बात करें मैम, तो जो जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन होते हैं जीएस के पेपर, तो उसके थोड़ा जो बुकें हैं उसके बारे में बताइए, जो स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ा था उसके बारे में बताइए। साथ साथ ये भी बताइए कि क्या आपने कोई जैसे टॉपर नोट्स पढ़े थे या फिर कोई कोचिंग के नोट्स से मटेरियल पढ़े थे।
जी, अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में पेपर 1 में बुक्स, बेसिक बुक्स जो होती है वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होता है, और कल्चर के लिए मैंने नोट्स पढ़ी थी विजय वेद सर की। कल्चर के लिए और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी उनकी नोट्स भी मैंने पढ़ी थी साथ साथ में। और मेडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, और अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने गूगल किया था उसको। एनसीईआरटी किस क्लास की मैम? एनसीईआरटी 11th एंड 12th क्लास की। 11th वो मुझे सफिशिएंट है? ज़्यादातर वो सफिशिएंट है, और अगर कहीं आपको क्वेश्चन फंसते हैं या समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे, जैसे पीएमएफ आईएएस है, वहाँ से मैंने कई सारे नोट्स डाउनलोड किए थे और वहाँ से पढ़े थे ज्योग्राफी में। बाकी मैंने कोई और बुक फॉलो नहीं की थी ज्योग्राफी के लिए। मैंने खुद की अपनी एक नोट्स बनाई है ज्योग्राफी की, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी नोट्स बनाई है, और मैं जब एग्ज़ाम आता है तो मैं उसी को रिवाइज़ करके जाती हूँ। और पेपर 2 के लिए बात करें तो पेपर 2 लक्ष्मीकांत से हम फैक्चुअल पार्ट लेते हैं, और जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो आप किसी भी कोचिंग की नोट से ले सकते हैं। मैंने वाजीराम से पढ़ी थी, वाजीराम की येलो बुक आती है, मैंने वहाँ से नोट्स बनाई थी अपनी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप एडिटोरियल्स पढ़ें न्यूज़पेपर में तो वहाँ पे कई बार केसेस आते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, ये एक्ट यहाँ पास किया गया, तो ऐसे में आप क्या करें कि उसको अपनी एक नोट्स बना लें, करंट अफेयर्स की अपनी एक नोट्स बना लें। और ये चीज़ें जो फैक्ट्स होती हैं वो एग्ज़ाम में डालना बहुत ज़रूरी होता है अंडरलाइन करके, तो वो आप नोट्स बना के जब एग्ज़ाम में रिवीजन करने जाएँ, करना है आपको एग्ज़ाम के लिए, तो वो आप पढ़ लें। और जस्टिस के लिए, सोशल इश्यूज़ के लिए मैंने विजन आईएएस की नोट्स फॉलो की थी। आईआर के लिए आप न्यूज़पेपर ही फॉलो कर सकते हैं, और विजन आईएएस की और कई सारे मटेरियल्स आईआर के लिए आते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जो फॉलो की थी वो श्री राम आईएएस की नोट्स इंग्लिश में आती है। आप अगर फॉलो करना चाहते कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे, तो मेरी बहन ने जो पढ़ी थी वो थी अमित सर की नोट्स। अमित सर की नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और आईआर और सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए योजना मैगजीन्स 2-3 आई हैं, डिज़ास्टर पे बहुत अच्छी आई हैं। और करंट अफेयर से डिज़ास्टर हो जाता है, आप अगर किसी कोचिंग की नोट्स पढ़ना चाहें तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी आपको नोट्स, AIS की नोट्स काफ़ी अच्छी है। और पेपर 4 के लिए लेक्सिकन प्लस करंट अफेयर्स और केस स्टडी। आप कहीं से भी 2-4-10 केस स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देखिए मेंस की जब आप पढ़ाई करते हैं सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से पढ़ें और उसको लिखें बहुत बार। और प्लस करंट अफेयर्स को कोशिश करें कि कहाँ कहाँ हम आंसर में करंट अफेयर्स ऐड कर सकते हैं। आप जार्गन्स मीन्स विशिष्ट शब्दावली, बड़ी बड़ी शब्दावली, जैसे अजाइल स्ट्रैटेजी या फिर पॉलिसी ऑफ डिफरेंस, पॉलिसी ऑफ डिहाइफनेशन, ये सब जो जार्गन्स हैं वो आप अपने आंसर में इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आंसर लिख सकते हैं। जी, मैं आपने बताया कि अभी जो चीज़ें आपने ऐड कर रहे हैं एक अच्छा आंसर लिखने की जिससे इफ़ेक्टिव लगे, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताएं। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ कि 3 चीज़ आपके आंसर में होनी चाहिए। एक तो स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर मीन्स आपका इंट्रो होना चाहिए, बॉडी पार्ट होना चाहिए और कंक्लूजन। एक आंसर में ये 3 चीज़ कंपल्सरी होना चाहिए। दूसरा आपका विजिबिलिटी, दूसरा कंटेंट आपका अच्छा हो। इंट्रो में आप कंटेंट अच्छा डाल रहे हैं, बॉडी में अच्छा डाल रहे हैं और कंक्लूजन में अच्छा डाल रहे हैं। तीसरा होता है कि विजिबिलिटी मीन्स कि आपका आंसर देखने में ही लग जाए कि आपने क्या क्या लिखा है। जब आप इंट्रो लिखें तो कोई अच्छा डेटा हो या कोई अच्छी जार्गन हो तो आप उसको अंडरलाइन कर दें। बॉडी जब लिखें तो आप कुछ पॉइंट में लिखें और कुछ आप एनालिटिकल पार्ट जो है पैरा में लिखें। और आप कोशिश करें कि कोई मैप, अगर आईआर का क्वेश्चन है तो मैप, अगर आपका हिस्ट्री में किसी एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे विजयनगर एम्पायर कहा जाता है, तो वहाँ पे भी मैप बना के विजयनगर एम्पायर को दिखा दें, तो आप ये कर सकते हैं। प्लस आप कहीं अगर मैप नहीं बन सकता, आप डायग्राम, कोई और डायग्राम बना दें, रे डायग्राम बना दें, कुछ ऐसा कर दें आपके आंसर में कि आपका आंसर थोड़ा सा अलग दिखे। प्लस जब कंक्लूजन आप लिख रहे हैं तो आप कोटेशन भी डाल सकते हैं। अगर कोटेशन, जैसे सोसाइटी के आंसर में ज़्यादातर कोटेशन फिट हो जाता है, सोशल जस्टिस के आंसर में ज़्यादातर कोटेशन फिट हो जाता है जब आप विमेन पे आंसर लिख रहे हैं, किसी डिप्रेस्ड क्लास पे आंसर लिख रहे हैं तो। और फिर आप जार्गन, कोई भी जार्गन, जैसे अगर हमको न्यू इंडिया पाना है, अगर हमको न्यू इंडिया तक पहुंचना है या हमें अमृत काल तक पहुंचना है तो हमें ये चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है, तो अमृत काल को आप अंडरलाइन या बॉक्स में कर दें। इतनी चीज़ें आपके आंसर में अगर हों तो मुझे लगता है कि अबव एवरेज मार्क्स 100% आपको मिलेंगे। जी,
मैम थोड़ा सा अगर बात करें इस पर बात करेंगे आप कि जैसे अभी आपने बताया कि स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ा कर जो सारी मार्केट में बहुत सारी बुकें उपलब्ध हैं, स्टैंडर्ड बुकें हैं, क्या जैसे एग्ज़ाम के टाइम पर जो जिस नोट्स भी बनाए होते हैं, जो कोचिंग के नोट्स भी बनाए होते हैं, बहुत सारे आपने बताया क्रॉनिकल मैगजीन भी होती है, तो किसी रिवाइज सारी चीज़ें माइंड में नहीं रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हम जैसे स्टूडेंट को समझने के लिए। तो उसे क्या मतलब रिवाइज के लिए बुक भी रिवाइज करना आवश्यक है कि जो आपने नोट्स बनाए उसके, तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज हो पाती हैं? जी, आपने सारी चीज़ें पढ़ तो ली, लेकिन आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए आप अपनी शॉर्ट नोट सब पे बना लें। जैसे मैंने अपनी शॉर्ट नोट 10-10, 12-12 पेज की सब पे बनाई है, पेपर 1 के सारे पे, पेपर 2 के सारे पार्ट्स पे, पेपर 3 के सारे पे और पेपर 4 पे। तो जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक पहले तो हम रिवाइज़ करते ही रहते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस दिन शाम को फिर दोपहर में जो टाइम मिलता है 1 घंटे का, उस बीच अगला पेपर रिवाइज़ कर लेते हैं। तो उस टाइम पे आप ये दिमाग में बनाए रहें कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो मेरा वीक है, जिसको हमको रिवाइज़ फाइनली करना ही करना है उस टाइम पे, एग्ज़ाम के जस्ट पहले या एग्ज़ाम के जस्ट बाद रिवाइज़ करना ही करना है। तो आप अपनी नोट ज़रूर बनाएं, एक शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं जिसमें आप करंट अफेयर्स की डेटाज लिखे रहें, करंट अफेयर्स लिखे रहें और मेन पॉइंट्स आप हर क्वेश्चन के जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनके मेन पॉइंट्स आप लिख लें। बाकी बुक वगैरह जो आपको पढ़नी है वो एग्ज़ाम के लगभग 20-25 दिन पहले तक पढ़नी है। उसके बाद आप बुक मत पढ़ें, सिर्फ अपनी नोट्स पढ़ें और राइटिंग प्रैक्टिस करें। मैं थोड़ा सा आप जानेंगे कि क्या टेस्ट सीरीज़ भी आपने ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज़ कहाँ तक आवश्यक है, कहाँ तक ज़रूरी है? देखिए, प्रीलिम्स में ना टेस्ट सीरीज़ मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर से आते हैं जो आप आसानी से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप घर पे सॉल्व करें चाहे आप वहाँ जाके सॉल्व करें। मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ की हैं, मैंने IAS और दृष्टि दोनों से किया था, तो ज़्यादातर मैंने IAS से ही किया है। तो मैं कहूँगी कि आप जितना लिख पाएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएँ, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जी। और थोड़ा सा बात करेंगे मैम कि जैसे जो न्यू कैंडिडेट हैं, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? बहुत बड़ा जैसे डिस्ट्रैक्शन रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि पहले क्या चीज़ें पढ़ें मतलब? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट UPSC है कि UPPCS है कि दोनों ही है। वैसे शुरुआत अगर आपको एग्ज़ाम 24 या 25 या उसके आगे एग्ज़ाम देना है तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप 6 to 12th NCERTs, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की तीनों की आप 6 to 12th की NCERTs ज़रूर पढ़ लें और साइंस की 9th और 10th की कम से कम 3 से 4 बार आप रिवाइज़ कर लें। रिवाइज़ करके अगर कुछ मेन पॉइंट आपको लगता है उसमें, तो आप उसको एक नोट्स उसकी पतली सी, एक पूरे NCERTs की एक पतली नोट्स बना लें। फिर उसके बाद ताकि आपको NCERTs ना पढ़नी हो, सिर्फ वही नोट्स पढ़नी हो, तो आप NCERTs पढ़ें। उसके बाद जो मैंने बेसिक बुक्स बताई हैं, मैंने अपने चैनल पे भी डाले हैं बेसिक बुक्स कई सारे, जो चीज़ें मैंने मेंस के लिए अभी बताई हैं वो आप फॉलो करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस उसके बाद से आप वो शुरू कर दें, लिखना तब शुरू कर दें। और अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाता है कि गाइडेंस वहाँ से मिल जाता है, वहाँ से नोट्स मिल जाती हैं। लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं होता कि आपका काम कम हो जाएगा, आपको काम तो उतना ही करना पड़ेगा, पढ़ाई तो उतनी ही करनी पड़ेगी। जी मैम थोड़ा सा अब बात करेंगे कि जैसे यहाँ पर आप करंट जॉब भी कर रहे हैं, करंटली जॉब में भी हैं, तो कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज हो पाती है? इसके साथ साथ आप टाइम ही निकालती है पढ़ाई को लेकर, तो कितने घंटे पढ़ाई यहाँ पर जॉब के बाद कराए डेली मतलब कर लेती हैं और डेली कितना आवश्यक? जी, डेली अगर आप एक बार पढ़ाई कर चुके हैं, आप एक नौकरी में आ चुके हैं, तो पढ़ाई 3-4 घंटे की पर डे ठीक होता है। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं, तो अगर आपकी शुरुआत की स्टडी नहीं है तो मेरा क्या है कि 10 से 5 की जॉब रहती है, तो उसके पहले का टाइम और उसके बाद का टाइम हम पढ़ाई में देते हैं। अगर आपका उद्देश्य क्लियर है, अगर आपके माइंड में ना आपका पर्पस क्लियर है कि आपको क्या करना है, तो आप रास्ता कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लेते हैं। तो आप अगर आपकी बहुत हेक्टिक जॉब है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है जॉब में, तो आप कुछ दिन का मेडिकल या फिर लीव विदाउट पे ले सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको टाइम मिल जाता है 3-4 घंटे का, तो सफिशिएंट है पढ़ाई के लिए। आप जी, पर्पस क्लियर होना चाहिए और माइंड आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए ये कि मुझे ये करना ही करना है, तो फिर आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लेंगे। आप ऑफिस में बैठे हैं, काम नहीं है, तो आप पढ़ाई कीजिए। जैसे आप अभी ने बताया कि लाइफ में एक पर्पज स्ट्रांग होना चाहिए, तो जैसे आप कहते हो करेंटली पहले जॉब ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, तो कहीं ना कहीं आम स्टूडेंट के एक डर सताता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या लाइफ में प्लान बी होना चाहिए मैम? मेरे लाइफ में तो नहीं था। मेरा तो ये था कि यही करना है, अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर कुछ प्लान नहीं था। देखिए, हमेशा जब आप प्लान बी रखते हैं तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा ये रहता है कि आपके माइंड में रहता है कि चलो ये नहीं होगा तो वो तो मेरा है ही,
लेकिन ये भी एक रहता है कि उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप प्लान बी होता है तो थोड़े से आप इस प्लान ए में थोड़ा सा आप अपना एफर्ट कम डालते हैं। तो पहले स्टार्टिंग के फेज में आप प्लान बी मत रखिए। स्टार्टिंग के 2-3 अटैम्प्ट्स 4 अटैम्प्ट्स में आप सिर्फ और सिर्फ प्लान ए पे ही फोकस कीजिए। जब आपको लगता है कि अब 3-4 अटैम्प्ट तक भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप प्लान बी बनाना शुरू कीजिए। जी। अब लास्ट क्वेश्चन मैम एक आपसे है कि जैसे कि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं इससे नहीं हो रहा है तो उनके मोटिवेशन के तौर पर कोई 2-4 लाइनें आप कोई इंस्पिरेशन लाइनें अगर आती है तो हमें चैनल पर सुनाइए। देखिए एक लाइन है, इफ़ देयर इज़ सफिशिएंट मोटिवेशन डिसिप्लिन टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। आप अगर सफिशिएंटली मोटिवेटेड हैं तो आप डिसिप्लिन वैसे ही हो जाएंगे। तो आपको ज़रूरी है कि आप मोटिवेटेड रहें। और मोटिवेटेड कैसे आप रहेंगे उसके लिए एक चीज़ है कि कलाम जी ने कहा है कि विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट यू कांट सक्सीड एंड विद योर इन्वॉल्वमेंट यू कांट बी फेल। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को उस काम में इन्वॉल्व करें। जब आप इन्वॉल्व करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे 100%। और अगर आप जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्ट्री अचीव ज़रूर कर लेंगे। जैसे मैं यूपीएससी में जाना चाहती थी और अभी भी मैं हालांकि कर रही हूँ कोशिश, लेकिन अगर मैं वहाँ नहीं भी पहुँचती हूँ तो मैं किसी ऐसी जगह पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो आप मेहनत ज़रूर करें, अपना हार्ड वर्क अगर पुट करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ, इसकी गारंटी मैं देती हूँ कि आप ज़रूर कहीं अच्छी जगह ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैम ने एक सारी चीज़ें जैसे प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए सारी चीज़ें आपको इसे अपने गाइडेंस के थ्रू बताया। साथ ही साथ हमने मैम का एक चैनल भी है जैसे कि इस इंटरव्यू में बताया गया है यूपीपीसीएस डीमिस्टिफाइड के नाम से इनका चैनल भी है। मैम ने बहुत सारी चीज़ें प्लान बी को लेकर, चाहे मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर, चाहे प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी को लेकर सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में बताया गया है स्पेसिफिक रूप से। यदि फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।